वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू दीपक स्टडी पॉइंट। और अब मैं आप लोगों के बीच में 10th क्लास जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखेंगे। और ऐसे जो मैंने ये टॉपिक उठाया है ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई भी विषय की तैयारी करते होंगे या कुछ भी पढ़ते होंगे ना, तो उनको इन चीज़ों के बारे में जरूर जानना चाहिए। और ये 10th जो क्लास है बिहार बोर्ड के जो भी सिलेबस हैं 10th क्लास के चलाए जाते हैं, उसमें पहला ही पाठ है ज्योग्राफी में जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। एक और मैं बात बताऊं कि 10th क्लास में जो पहला पाठ है ज्योग्राफी का, इसकी 5 इकाइयां हैं। मतलब कि किताब जितना है ये जो थोड़ा सा मोटा किताब है, बाकी के सभी सोशल साइंस के बुकों से किताबों से थोड़ा सा इस किताब का साइज थोड़ा सा मोटा है। और इस किताब में जितने पाठ है ना, अकेले 5 जो टॉपिक्स होंगे, 5 जो उसके इकाइयां हैं वो लेसन फर्स्ट की है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है आगे की चीजों के लिए। 10th क्लास में बाकी के लेसन को समझने के पहले इसको जानना जरूरी है। यदि हम इसको नहीं जान पाए ना, तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे इसके बाद के जो भी लेसन मैं पढ़ाऊंगा उन विषयों को समझने में थोड़ी सी समस्या होगी हम लोगों को, क्योंकि ये यहाँ पे ना है एकदम बेसिक पॉइंट है इस सब्जेक्ट में, पाठ 1 में। और पहला जो पाठ है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को देखना है कि क्या भाई दिया है। तो पाठ का नाम है भारत, यानी भारत देश के संसाधन और उपयोग के बारे में पढ़ना है हमको। लेकिन हम सबसे पहले आज आप लोगों को उसी पाठ में जो हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है संसाधन, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संसाधन जो है ये किसे कहते हैं और ये क्या करता है हमारी जिंदगी में। बिल्कुल कोशिश करना है कि मेरी बातों को आप सुन करके समझें। बोर्ड पर तो मैं लिखता ही हूं और लिखूंगा ही, लेकिन इसको हम लोग जरा कोशिश करेंगे समझने का, और समझ करके अपने मन में इसको अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संसाधन जो मैंने लिखा है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। इंग्लिश में संसाधन को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, जो मैंने ये फोटो बनाया है, ये जो आकृति बनाई है मैंने, इसको आप जरूर नोट कर लोगे। और इसी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि संसाधन की जो फैमिली है वो कैसी है, कितनी बड़ी संसाधन की फैमिली है, उसको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो हम लोग इसको जरा ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारा पूरा का पूरा पाठ की आधी चीजें जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के अंदर परीक्षा में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50% क्वेश्चंस, ये इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो आज आपके बोर्ड पे ही आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं संसाधन को बताता हूं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले हम संसाधन शब्द की तरफ। तो देखते हैं, जैसे मैंने शब्द लिखा संसाधन, ये जो संसाधन शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस साधन। सम प्लस साधन बराबर संसाधन। संधि विच्छेद अगर हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि म जो है, म आधा म होता है, और म के बाद जब अ या आ आता है तो वह म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है या आधा म के भी रूप में रहता है। तो यहां पे लिखा गया संसाधन, तो बराबर में मैंने समझने के लिए और समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है कि सम प्लस साधन। अब देखिए बाबू, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, और साधन का मतलब सुविधा। इसे हम लोग बोलते हैं ना जनरली अपनी लैंग्वेज में कि कोनो साधन नहीं खे यार, कोनो बुझाते नहीं के का करी हम, भाई काम तो करना चाहते हैं हम लेकिन कोई साधने नहीं मिल रहा है, यानी कोनो सुविधा नहीं मिल रहा है कि हम उस काम को कर सके। तो सम प्लस साधन का मतलब होता है सभी के लिए बराबर सुविधा जो देता है, किसी के साथ कोई मतभेद और भेदभाव नहीं है उसका कि हाँ हम इसके लिए हैं और उसके लिए नहीं है। तो संसाधन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस साधन।
बराबर सभी के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराए, मतलब सबकी जिंदगी में उसकी जरूरत है, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। जितना ज्यादा हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए इसकी भी जरूरत है। अगर ये ना हो तो कोई फायदा नहीं है हमारे रहने का। तो संसाधन जो है, इसको अगर हम बात करें तो संसाधन में जरूरत क्या है, परिभाषा पे मैं आता हूं तो कहता है कि मानवीय आवश्यकताओं को। अब मानवीय आवश्यकता मतलब मनुष्य की जरूरत, हमारी आपकी हम सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी चीजें हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, वह हमारे लिए क्या है, संसाधन है। जैसे पानी है, पानी हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हमें प्यास लगती है, हमें साफ सफाई करनी होती है, कुछ भी करना हो अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी हमारे लिए संसाधन है। इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर में पहले से ही पानी दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर में हम लोगों को पढ़ना है बायोलॉजी में, और पढ़े होंगे हम लोग कि 65% जो होता है वो हमारे शरीर में पानी ही होता है। तो हर चीज जो है ना वो हमारे लिए जरूरी कब है, जब उसकी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन है। जो वस्तु है लेकिन उसका हमारी जिंदगी में हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं है ना, हम उसको संसाधन नहीं बोलेंगे। वे सभी वस्तुएं जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। मैं अगले क्लास में इस परिभाषा को लिखवाऊंगा भी, लेकिन आज मेरा पूरा ध्यान रहेगा आपको समझाने का और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का कि संसाधन की फैमिली क्या होती है और संसाधन किस प्रकार के होते हैं। तो संसाधन में हमने बताया आपको कि संसाधन दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस साधन बराबर संसाधन, अर्थात सभी के लिए जो बराबर सुविधा देता है वो संसाधन होता है। और इसका परिभाषा शुद्ध रूप में अगर हम बात करें तो वो आता है कि हमारी यानी मानव की आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं, सभी चीजें जो है उसको हम बोलते हैं संसाधन। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली तमाम जो चीजें होंगी हम उसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। अब संसाधन को हम देखेंगे चारों तरफ है हमारे, आप जिधर नजर उठाओगे ना तो कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जिसका हमारी दुनिया में हमारे लिए यूज है ही। आज पढ़े या कल पढ़े या कभी और पढ़े, लेकिन कभी ना कभी उसका यूज है। और भगवान भी कहते हैं गीता में कि इस पृथ्वी पर जो भी है ना उसका कोई ना कोई यूज है, उसका उपयोग है। तो समझिए कि जितनी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है ना वो सभी क्या है, संसाधन है। संसाधन को अगर हम देखें तो बांटा गया है दो प्रकार से। संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के, मतलब अस्तित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो संसाधन दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। प्राकृतिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल और मानव निर्मित को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल। मानव निर्मित और प्राकृतिक ये दो प्रकार के संसाधन हैं। साधारणतः अगर हम बात करें तो ये संसाधन के जो प्रकार है वो दो हैं। यानी एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, वैसी वस्तुएं या वे सभी वैसी चीजें जो भगवान के द्वारा हमें दी गई हैं और उनसे हम अपने जीवन के जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। आप जरा सोचिएगा तो आप देखिएगा तो हर वो चीज जो प्रायः है ना वो प्रकृति के द्वारा ही बनी हुई है। जैसे देखें हमें पानी मिलता है, पानी किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है। कोयला जो है वो खनिज है, पृथ्वी के नीचे से निकलता है, उसको किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया गया। क्या है वो, तो वो भी प्राकृतिक खनिज है। जंगल हमें भगवान ने दिया, हमारा जीवन की शुरुआत जंगल से हुई, जहां पे हम मंगल करते थे, जंगल से हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। तो जंगल आज भी है पृथ्वी पर। दुख की बात है कि उनकी संख्या में बहुत कमी हो रही है, इस पर भी हम लोग आगे आएंगे। तो जंगल जो है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। बहुत सारी चीजों में हवा है जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं, अस्तित्व को बनाए रखे हैं, तो वो भी प्राकृतिक संसाधन है। तो वैसी वस्तुएं जिनको बनाने वाला हम नहीं है, बनाने वाले ईश्वर है, ऊपर वाला है, भगवान है, खुदा है, जो भी है उसके द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैसा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन।
इसके एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं तो जल, जंगल, पृथ्वी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। इन सबको हम लोग बोलेंगे कैसा संसाधन? प्राकृतिक। और मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे? तो देखो बिल्कुल नाम में आंसर बैठा हुआ है। बोले थे ना वो कि जो भी नाम आए तो पहले झोली में झांकना उसका कि क्या है इसके अंदर पोटली में। तो देखिए मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो भी निर्मित, निर्मित मतलब होता है निर्माण किया हुआ, मनुष्य के द्वारा जिस संसाधन को बनाया जाता है, मतलब ऊपर वाले ने नहीं बनाया उसको, हम अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके अगर हमने उसको बना दिया अपनी जरूरत के लायक, तो हम उसको बोलेंगे कैसा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। आज देखते हैं ना हम लोग चारों तरफ दुनिया में इंसान की कलाकृतियां दिख रही है। ताजमहल को भगवान ने नहीं बनाया, ताजमहल बना इंसानों के द्वारा, संगमरमर से उसको बनाया गया। राम मंदिर जो बन रहा है, बहुत ही सुंदर जो मंदिर बन रहा है, उसको भी बनाने वाला इंसान ही है। वो पत्थरों की मदद से, जिन चीजों से भी बनाया जा रहा है उसको, तो तमाम जो चीजें आज हम आपका घर, मेरा घर, हम सभी का घर, बहुत सारी चीजें, बर्तन, खाने की चीजें, पहनने की चीजें, कपड़ा लत्ता, ये बोर्ड, ये घर, ये कमरा, जो भी है, इसको बनाने वाले कौन है? इंसान है। और इससे हमारी जरूरत पूरा हो रही है। घर भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, हर वो चीज चाहिए। तो रोटी बनाने वाला कौन है? इंसान है। लेकिन रोटी बनती कैसे है? तो आटा से। आटा कहां से निकला? गेहूं से निकला। गेहूं को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। लेकिन उसको हम लोगों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाया। तो जिन संसाधनों का निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, सीधे तौर पे उसको भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ऐसी संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जिससे बिजली, अब बिजली को तो भगवान जी आकर के नहीं बनाते हैं, भगवान ने जल दिया, हम लोग आज विकसित हो गए तो अपनी बुद्धि क्षमता का, तकनीक का उपयोग करके नदियों के जल के द्वारा हम लोग बिजली बना रहे हैं, सौर ऊर्जा बना रहे हैं। तो जिन संसाधनों के द्वारा मनुष्य उस संबंधित हो, यानी जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। तो अस्तित्व के आधार पर संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जिसको ईश्वर ने बनाया, इसको हम निर्माण भी बोल सकते हैं कि निर्माण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, प्राकृतिक जिसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जैसे जल, जंगल, पृथ्वी, बहुत सारा और भी हो जाएगा। और मानव निर्मित संसाधन आर्टिफिशियल, जिसको बनाने वाले कौन है? ईश्वर, भगवान के द्वारा नहीं, जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये हुआ संसाधन के बारे में। एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना है और विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। और अब हम देखें तो मैंने यहां से संसाधन को, पाठ में जो हम लोगों को पढ़ना है ना, उसको मैंने बांटा है कि संसाधन को अध्ययन के लिए चार तरह से बांटा गया है। संसाधन को चार प्रकार से बांटा गया है। चार प्रकारों में बात करें तो सबसे पहला जो है उसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ध्यान से देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भेद हैं, जैव, अजैव। जैव का मतलब वैसे संसाधन जिनका निर्माण जीव जंतुओं, पशु पक्षियों या वनस्पतियों की बदौलत हुआ है। जैव का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो भी थे, जिस संसाधन का निर्माण जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की मदद से या उसकी वजह से हुआ है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, जितने ईंधन है, इन सभी का उपयोग अगर जन्म हुआ है किसी जीव के द्वारा, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है अजैव। देख लो, इसमें जैव, इसमें अजैव। अ का मतलब होता है नहीं। प्रायः हिंदी में जो अ आता है किसी शब्द के साथ तो उसका अर्थ उसका उल्टा कर देता है वो। तो जैव का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की वजह से हुआ है, उसके सड़ने गलने से, वो हो जाएगा जैव संसाधन। और जिन संसाधनों के निर्माण में जीव जंतुओं की कोई भूमिका नहीं है, जैसे सीमेंट, सीमेंट का निर्माण जीव जंतु से नहीं हुआ है। उसके बाद अगर मैं बोलूं ये पेन, ये मार्कर, इसका भी निर्माण जो है वो कैसे? मनुष्यों के द्वारा किया गया है, लेकिन इसमें जीव जंतु का कोई भूमिका नहीं कि ये सड़ गल करके बना हो। अगर हम ये बोर्ड की बात करेंगे
तो ये भी जो है ये जीव जंतुओं के शरीर से नहीं बना हुआ है। तो जिस संसाधन का निर्माण जीव जंतुओं पशु पक्षियों की बदौलत हुआ है वो जैव है, और जिसका निर्माण जीव जंतुओं पशु पक्षियों वनस्पतियों की मदद से नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं। तो संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव अजैव। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता मतलब होता है जरूरत, उपयोग बोले या उपयोगिता बोले या जरूरत, तो उसके आधार पे संसाधन के बाबू कितने भेद होते हैं, दो भेद इसके भी है। उपयोगिता या जरूरत के आधार पर भी संसाधन के कितने भेद हैं, दो, नवीकरणीय अनवीकरणीय। देखो यहां भी आया हुआ है नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, देखो नवी जो शब्द है इसमें ऐसे दिख रहा है कुछ, नवी। अब इसमें एक मैं शब्द जोड़ देता हूं पढ़ने के लिए आपको, नवीन। तो नवीन का मतलब क्या होता है, नया, न्यू। बोलते हैं ना एकदम नया है यार, ये तो बहुत अच्छा है, पहले वाले से तो और अच्छा हो गया ये। तो नवीन शब्द का मतलब नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन का मतलब कि वैसे संसाधन जिनका बार बार उपयोग हो सकता है। एक बार हम उसको यूज किए और दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर उससे हमने कुछ बना लिया, तो ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, सूर्य के चमकने से जो सोलर प्लेट के थ्रू हमारी बैटरी चार्ज होती, आज डाउन हो गई, कल फिर सूर्य दिखाई देगा, फिर चार्ज होगा, फिर से काम घर में चालू हो जाएगा। कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा, बल्ब जो भी है वो सब जलेंगे, चलेंगे वो। क्यों? क्योंकि आज खत्म हुआ, कल चलेगा, फिर चार्ज होगा, फिर चलेगा, फिर खत्म, फिर चार्ज, फिर चलेगा वो। तो जिस संसाधन का एक बार उपयोग होकर के बार बार भी उपयोग किया जा सकता है ना, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें पानी है, पानी एक बार हम यूज करेंगे दोबारा भी यूज कर सकते हैं। भूमि है, इसका भी बार बार हम यूज करते हैं। तो जिस संसाधन को बार बार उपयोग में लाया जाता है, वन टाइमर नहीं होगा, कई टाइमर होगा वो, मतलब एक बार नहीं, उसका यूज बार बार हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसमें आ जाएगा क्या क्या, इसमें आएगा जल आएगा, पवन ऊर्जा आएगा। पवन ऊर्जा का मतलब पवन चक्कियों को चला करके जब बिजली बनाई जाती है तो पवन ऊर्जा। तो जब भी हवा चलेगी वो चलेगा, बैटरी चार्ज होगा, बिजली बनेगी, खत्म हो गया, फिर चलाएंगे, फिर से बनेगी। उसी तरह से अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, तो ये ऐसे संसाधन है, उसी में आ जाएगा भूमि। ये ऐसे संसाधन है जिसका कई बार यूज हो सकता है, बार बार यूज हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे उपयोगिता के आधार पर दूसरे में? वैसे देखो अ का मतलब बताए थे ना कि अ लगता है तो निगेटिव भाव देता है, नकारात्मकता का। तो अब नवीकरणीय में होता है जिसका बार बार उपयोग हो, और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, जिसका बार बार उपयोग न हो। जिस संसाधन को एक बार उपयोग कर लिए और दोबारा मन किया ना कि जरा इसका यूज करें, तो पहले ही बार में खत्म। मतलब कि दोबारा आप उस चाह करके यूज नहीं कर। जैसे कोयला है, एक बार कोयला पे आपने खाना बना लिया, एक बार कोयला पे हमने लिट्टी लगा लिया, एक बार हम कोयला को जला दिए, और जब वो पूरी तरह से जल गया तो हम फिर सोचेंगे कि वही कोयला से फिर हम कोई काम कर लें, कोई काम नहीं है उसका। सोचो अगर ये ऐसा संभव होता तो आज हमारे देश से कोयला खत्म नहीं होता। पेट्रोलियम जैसे है, एक बार गाड़ी में पेट्रोल डालते और वो कभी खत्म नहीं होता। कितना आसान होता ना कि हम कितना दूर तक जाते, कहीं भी घूमते, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आजकल आदमी कितना, और देख भी रहे महंगाई में, लगभग 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, कोयला कितना महंगा हो गया, और अब तो धीरे धीरे कोयला पर का उपयोग भी लोग मजबूरी में समाप्त ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या है कि वो खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको यूज करने से ज्यादा बर्बाद भी किए हैं, और बर्बाद होने से वो इतना बर्बाद हुआ ना कि दोबारा वो यूज करने लायक रहा ही नहीं। रहेगा तब नहीं यूज करेंगे। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को बोला जाता है जिसका एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग करने लायक वो नहीं रहेगा, एक ही बार में वो नष्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जिसमें आ जाएगा, इसके एग्जांपल में लिखेंगे तो आ जाएगा कोयला, कोयला के बाद आ जाएगा पेट्रोलियम। ये ऐसे सब संसाधन हैं जिनका हम बार बार अगर उपयोग करते हैं तो नहीं होने वाला, एक ही बार में उपयोग किया जा सकता है, और उपयोग होने के बाद ये
छुमंतर खत्म हो जाएंगे ये। तो ये हो गया उपयोगिता के आधार पर। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करना है एकदम। सर बिल्कुल आपके कमेंट को बुरा नहीं मानते हैं, और हमको इंतजार रहता है आपके कमेंट का। आप कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें जो भी त्रुटियां हैं मेरे द्वारा, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। और आप जरूर इस बात को सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर आपको समस्या हो तो हमसे शेयर करेंगे। अब देखते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं हम लोग उत्पत्ति और उपयोगिता को पढ़ लिए हम। अब देखते हैं यहां पे जो दो प्रकार बचे हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए 1 2 3 4। अधिकार, स्वामित्व का दूसरा नाम होता है स्वामित्व। देखो स्वामित्व में शब्द स्वामी छुपा हुआ है। स्वामी का मतलब क्या होता है, मालिक। ये शब्द कितना अच्छा लगता था ना रामायण महाभारत में। स्वामी बार बार सीता मैया राम जी के लिए भी बोलती थी, या हर जगह पे पहले के समय में देखो कितना अच्छा था ना, कि औरतें जो थी, हमारी माँ बहनें अपने पति को स्वामी कहती थी, वो स्वामिनी बोलते थे। आजकल तो सबको पता है क्या क्या सुनने को मिलता है। तो स्वामी शब्द का मतलब होता है अधिकारी या मालिक। तो स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। तो आप समझो कि स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर, स्वामित्व या अधिकार के आधार पर संसाधन के 4 भेद होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी कि वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। एक व्यक्ति या एक से ज्यादा हो सकता है कि 2 लोगों का अधिकार होगा, लेकिन उसका वो अपना खास होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। जो किसी निजी व्यक्ति का अधिकार का होता है, जैसे हो गया जमीन। अगर हम जमीन किसी की बात करेंगे, अब जैसे अगर हमारी ही जहां पे जमीन होगी, उस पे मालिकाना हक किसका होगा, हमारा होगा। और देखते हैं आज एक एक पाई पाई के लिए कितना झगड़ा होता है, लोग मार देते अपने रिश्ते को तक लोग भूल रहे हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा वैल्यू इसका क्यों है भाई, क्योंकि उस पे हक की बात होती है, लेकर के जाने वाला कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसी के लिए महाभारत हो गई। महाभारत देखिए कितना खतरनाक युद्ध हुआ, और इसी के लिए हुआ। और आजकल तो कुछ लोग बोलते हैं कि जोरू जमीन जोर के और नहीं तो किसी और के। समाज में देखो कितना परिभाषा अच्छा बनाया गया कि जोरू जमीन जोर के या नहीं तो किसी और के। मतलब कि आज के समय में जिसके पास जोर है, ताकत है, बल है ना, धन का हो चाहे तन का हो, उसी के पास जोरू बहन पत्नी भी रह सकती है, और उसी के पास उसका जमीन भी रह सकता है। और नहीं तो किसी और क्या। नहीं तो अगर दोनों में से दोनों को रखते वक्त अगर आपने कोई ढिलाई किया ना, तो ये दोनों आपके हाथ से भी निकल सकते हैं। पत्नी भी हाथ से कोई छड़प सकता है, और आपकी जमीन को भी कोई हथिया सकता है। कैसे, तो उसने समझा कि आप कमजोर है ना, आपके पास धन है ना, आपके पास शरीर की शक्ति है ना, आपके पास लोगों का समर्थन है। तो जरा इस बात को जरा ध्यान से देखो कि व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, 1 या 2 से ज्यादा व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, और उतने भी वो निजी लोगों का हो। तो उसको हम, जैसे कि जमीन हो गया, घर हो गया। अब मेरा घर है, उस पर किसी और का हक नहीं हो सकता है। आपका जो घर है उस पर हमारा हक नहीं हो सकता है। आपके घर पे आप ही का हक है। कोई अगर आपके घर में आता है तो आप उसको मेहमान बोलते हैं। मेहमान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, घर उनका नहीं है। हम उनके घर जाते तो क्या घर हमारा हो जाएगा, कभी नहीं होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन हम उसको बोलते हैं जिस संसाधन पर निजी लोगों का अधिकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम्पल के लिए मैं समझने को बता रहा हूं, जमीन या घर, और भी बहुत सारे होंगे जाएंगे। सामुदायिक संसाधन, इसमें ये भी आ जाएगा, बैंक में जो आपने पैसा जमा किया हुआ है, वो भी, उस पर भी किसका हक है, आपका ही हक है। तो वो भी कैसे संसाधन हो जाएंगे, व्यक्तिगत। सामुदायिक संसाधन, नाम में देखो आंसर छुपा है। सामुदायिक मतलब होता है समूह का। वैसे संसाधन जिस पर बहुत मतलब प्राय समाज का हक होगा, सभी लोगों का बराबर हक होगा, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों पर निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो, समाज के हर वर्ग के लोगों का अधिकार हो, सबका बराबर हक होता है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिख रहा हूं, चारागाह। चारागाह का मतलब क्या होता है,
गायों या जानवरों या मवेशियों को चराने वाला जो मैदान होता है ना, उसको चारागाह बोलते हैं। अब उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। मेरा मन करेगा मैं अपना गाय चरा सकता हूँ, कोई अपनी बकरी लेकर के आता है, कोई घोड़ा लेकर के आता है। तो चारागाह भी हमारी जरूरत को पूरा करता है। तो चारागाह कैसा संसाधन? सामुदायिक, क्योंकि उस पर पूरे समाज का हक होता है। उसी में अगर चारागाह के बाद अगर जैसे हो जाए खेल का मैदान, तो खेल का मैदान भी जो है वो कैसा संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन, क्योंकि इस पे समूह का, पूरे समाज का अधिकार होता है। खेल के मैदान के बाद अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में और भी बहुत सारा मैं लिख सकता हूं। जैसे अगर सामुदायिक संसाधन में अगर आ जाएगा मंदिर, या अगर हो जाए मस्जिद, तो ये पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, ये सभी के लिए खुले होते हैं, ये सबके होते हैं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे सामुदायिक। जिन संसाधनों पर तालाब भी आ जाएगा, नहर भी आ जाएगा, नदी भी आ जाएगा, ये संसाधन ऐसे हैं जिस पर पूरे समूह का अधिकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा जो है उसका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय में शब्द आया है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है देश। वैसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का अधिकार हो, कोई भी देश हो, अगर वहां की सरकार का उस संसाधन पे अधिकार होता है तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो है जिसमें आ जाएगा सड़क आता है, रेल परिवहन आता है, हवाई परिवहन आएगा, सरकार की कोई फैक्ट्री खुली हुई है जिस पर सरकार के ही आदेश पर लोगों को नौकरी दिया जाता है, विद्यालय है, विद्यालय हो गया, सरकार के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है, देश की सरकार का या राज्य की सरकार का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। यानी सरकारी कोनो चीजवा होई नु तो राष्ट्रीय संसाधन का है। मतलब वो हमनी के हक नहीं खे, ओ बड़का बड़का लोग के, नेताजी लोग के हक बा, देश के सरकार के हक बा, वो करे के कहल जी कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, यानी न तो हमारे देश का होगा न किसी और देश का होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था का। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संस्था में बात करेंगे तो अमेरिका में यूएन जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यानी जिन संसाधनों पे किसी भी देश का ना अधिकार हो और ना वहां के लोगों का अधिकार होता है, उस पर कंट्रोलिंग किसका होता है, उस पर नियंत्रण किसका होता है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का होता है। उसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्लास में मैं परिभाषा भी लिखवाने वाला हूं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको बोलेंगे? जिस पर अधिकार होता है किसका? विदेशी का, मतलब विदेशी संस्था बोलो या अंतरराष्ट्रीय संस्था का बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था मतलब कई देशों को मिला करके जो संस्था बनती है, जिसमें कई देशों के लोगों शामिल होकर के जो समूह बनता है लोगों की भलाई के लिए, उसको अंतरराष्ट्रीय संस्था बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का जिस संसाधन पर अधिकार होता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद है भंडार के आधार पर। भंडार का मतलब क्या होता है जी? कोष। कोष का मतलब क्या होता है? भंडार माने बहुत ज्यादा। तो उस भंडार के आधार पर संसाधन के कितने भेद हैं? दो हैं। भंडार के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। एक का नाम है संभाव्य संसाधन और एक का नाम है संचित कोष संसाधन। भंडार के आधार पर संसाधन के दो भेद, एक है संभाव्य और एक है संचित कोष। संभाव्य का मतलब क्या होता है? देखो संभाव्य पढ़ेंगे ना तो एक शब्द आ रहा है संभावना। संभावना का मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभावना बोलते हैं। तो जिन संसाधनों के होने की संभावना है, मतलब कि वो है लेकिन किसी कारणवश आज तक उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे वो, मतलब कि क्यों नहीं उपयोग किया गया? तो वो ऐसे जगह पे हैं जहां पे जा करके और उनको निकाल करके उपयोग में लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो एक दिन संभव हो जाएगा। तो वैसे संसाधन, जिन संसाधनों के पृथ्वी पर होने की तो पूरी संभावना है लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे संभाव्य संसाधन। मैं किताब के अनुसार अभी आपको बता रहा हूं कि जिन संसाधनों के पृथ्वी पर होने की संभावना है परंतु उनको अभी उपयोग में नहीं लाया गया है, ऐसे संसाधन को बोलेंगे संभाव्य संसाधन। ये संसाधन है कहां? तो हिमालय जो क्षेत्र है, जो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और जहां पे बर्फ की चादरें बिछी हुई है,
और वहां की खाई वाले जो जगह है ना, जो बहुत ही ज्यादा नीचे है, वहां पर संसाधन आज भी है, मगर वहां से उनको खोद करके जमीन के नीचे से निकाल करके और ला करके उपयोग करने में बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकारों ने अभी उसको छोड़ दिया है। अभी काम जो है ना, ये ऊपर से खिंचा रहा है। तो संसाधनों में संभाव्य संसाधन, हम उस संसाधन को बोलेंगे जिस संसाधन के पृथ्वी पर होने की पूर्णतः संभावना है, मगर उसको किसी कारणवश उपयोग में नहीं लाया गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य संसाधन। और दूसरा का नाम है संचित कोष संसाधन। मतलब कि ये भी संसाधन है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग तकनीक के द्वारा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा करना पड़ेगा, मशीन के द्वारा करना पड़ेगा, तब जा करके वो काम करने लायक होगा। मतलब कि जिन संसाधनों को पहले इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके तकनीक के द्वारा वो यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं संचित कोष संसाधन। जैसे बात करेंगे बिजली, बिजली कैसे बनती है भाई? तो हम लोग पहले भी पानी बहता था नदियों में, पहले भी हवा बहती थी और पहले भी सूर्य निकलता था, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया कि हम मशीनों के द्वारा उन्हीं नदियों के जल से, पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा हम क्या बना रहे हैं? जल विद्युत ऊर्जा यानी जल ऊर्जा हम बना रहे हैं, उससे करंट पैदा कर रहे हैं। और अगर वो नहीं होता तो ये जो बल्ब आपके सामने जल रहे हैं ये नहीं होते, क्योंकि आज उसके आविष्कार हो जाने से, मशीनों के हो जाने से कितनी जिंदगी आसान हो गई ना। हम पानी से बिजली बनाने लगे, हो सकता है आगे चलकर कभी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कुछ चीजें बना दें। तो जिन संसाधनों के पृथ्वी पर होने की संभावना तो है, मगर उनका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती, तकनीक यानी प्रौद्योगिकी की सहायता लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं संचित कोष संसाधन। यानी उसको पहले इकट्ठा करेंगे, तब मशीन के द्वारा हम उससे उस वस्तु उसको संसाधन में बना देंगे, उसको संचित कोष बोलते हैं। और जिन संसाधनों के उपयोग होने संभावना तो है पृथ्वी पर होने की, लेकिन अभी तक उनको उपयोग में नहीं लाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य संसाधन। और जिन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए तकनीक की मदद लेनी पड़ती है भंडार करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं संचित कोष संसाधन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संसाधन के बारे में कि संसाधन जो है वो किसे कहते हैं, संसाधन का महत्व क्या है, और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है संसाधन के बारे में कि संसाधन कितने प्रकार के होते, एक एक संसाधन को डिटेल में पढ़ना है। कि प्राकृतिक संसाधन में जैसे भूमि है, भूमि एक संसाधन है, भूमि का उपयोग कैसे होता है, भूमि का क्या उपयोग है, भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जंगल, जल, हर संसाधन के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। 10th क्लास में जो भी टॉपिक्स होंगे वो धीरे धीरे एक एक करके हम लोगों के सामने आएगा, और विश्वास है मुझे कि आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे और एकदम सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल पढ़ाई के प्रति तो ये सोच करके नहीं पढ़ना है ना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। कोशिश करना है कि एकदम इजीली देखें इसको, और इजीली देख करके, और जब भी आप वीडियो मेरा देखिए तो आप अपने पास में कॉपी और कलम रखिए, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है कि ज्यादातर चीजें मैं बोल करके समझाऊं। बोर्ड पर भी जो जरूरत होती है मैं लिखता ही हूं, लेकिन अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आपके बगल में कॉपी होगा और कलम होगा ना, तो आप तुरंत उस बात को नोट करोगे। नहीं तो बार बार आपको वीडियो आगे पीछे स्टॉप करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे ही कोई बात मेरी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर बता रहे हैं, तो आप अगर कलम और कॉपी पास में है तो आप तुरंत उसको नोट करोगे ना, तो वो बातें आपके दिमाग में उस समय अगर आ गई तो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में रहेंगी कि हाँ सर ये बताए थे। तो आज का क्लास यहीं पे, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी चैप्टर के माध्यम से। अब हम एक पार्ट तो शुरू हो ही चुका है, अब ये बहुत लंबा चलने वाला है हम लोगों का, और उसमें हम एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक बातें सीखेंगे, और विश्वास करता हूं कि हम लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। गुड नाइट।